नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं प्रदीप शर्मा। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वायुमंडल की संरचना व संगठन, उससे संबंधित 4 पार्ट हो गए थे। आज ये अंतिम पार्ट है। और हमने प्राचीन वर्गीकरण की बात कर रहे थे, उसमें हमने 2 की बात कर ली थी। एक तो क्षोभ मंडल की बात कर ली थी, एक संताप मंडल की बात कर रही थी। और इसके बाद में आता है हमारा मध्यमंडल। तो चलो शुरू करते हैं मध्यमंडल। ठीक है। ये हमारा मध्यमंडल यानी मेसोपोज की बात कर रहे हैं, मेसोस्फीयर की। जैसे मान लो हमने ये बात की थी 50 किलोमीटर तक। जो 50 किलोमीटर से नीचे था वो, इससे पहले तो वो क्या था, समताप मंडल था। और अब इससे ऊपर की बात करें कि जैसे जैसे नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये यहाँ पे एक जो पतली सी सीमा थी उसे क्या कहा गया था, समताप सीमा। इस समताप सीमा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, कितने किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मध्यमंडल कहलाता है। ठीक है। ये था किससे संबंधित, ऊंचाई से संबंधित। ऊंचाई की बात होगी। अब बात ये करते हैं कि जैसे जैसे मैंने ये कहा था कि क्षोभ मंडल से जैसे ऊपर जाएंगे संताप मंडल में, तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसका कारण तक क्या था, ओजोन परत थी। और जैसे ही संताप मंडल से वापस मध्यमंडल की तरफ ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई की बात करें तो तापमान कितना हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले एक बात और समझ लो, यदि बात किसकी आ जाए, एनसीईआरटी की, हाँ जी, उसमें देखिए, उसमें पूछ ले 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, यानी -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कहाँ पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर। किसकी बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है कि यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस या -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यह मध्यमंडल की क्या है, ऊपरी सीमा। क्या है, ऊपरी सीमा है। ऊपरी सीमा यानी कौन सी, मध्य सीमा, या इसे क्या कहते हैं, मेसोपोज। ठीक है। अब मध्य सीमा में मेसोपोज किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, मध्यमंडल की ऊपरी अंतिम सीमा है, उसे क्या कहा जाता है, मेसोपोज कहा जाता है। और इसी मेसोपोज को क्या कहा जाता है, न्यूनतम तापमान की सीमा। यानी न्यूनतम तापमान की सीमा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, मेसोपोज को कहा जाता है। क्योंकि जैसे मैंने ये बताया था कि मध्यमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखना। अब इसके बाद, किसके बाद, मेसोपोज के बाद निरंतर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तापमान कम नहीं होगा। तो जो न्यूनतम जो सीमा है वो कहाँ है, क्या है, मेसोपोज है। इसलिए इसे न्यूनतम तापमान की की सीमा कहा जाता है, किसे, मेसोपोज को। तो ये तो हो गई उसकी ऊपरी सीमा। अब इस मंडल से संबंधित देखिए क्या इस मंडल में क्या क्या होता है। बात करें किसकी, उल्कापिंड की, तो उल्कापिंड यहां पर आते आते क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कौन से मंडल में अधिकांश जो उल्कापिंड है वो नष्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कौन से की बात कर रहे हैं, मध्यमंडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मध्यमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बात, दूसरी बात सुनिए,
इसमें जो वायुदाब है, वायुदाब अत्यधिक क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है। यानी किस मंडल में वायुदाब अत्यधिक न्यून हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, मध्य मंडल होगा। इससे पहले मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जैसे ही जो सहवनीय धाराएं हैं, जैसे ही ऊपर उड़कर यानी क्षोभ सीमा को तोड़कर कहाँ चली जाती है, संताप मंडल में चली जाती है, वहाँ पर वो एक बादलों का निर्माण करती है। उन बादलों को मैंने ये कहा था मैक्रेल स्काई, नेक्रियस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है, मुक्ताब मेघ, इसकी बात की थी। तो वो किससे संबंधित थे, संताप मंडल से संबंधित थे। बात किसकी कर रहे हैं, मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। तो मध्य मंडल में जो बादल दिखाई देते हैं, कौन से बादल है, नक्टिल्यूसेंट क्लाउड। तो ध्यान रखना, मध्य मंडल से जो संबंधित नक्टिल्यूसेंट क्लाउड है वो किससे संबंधित है, मध्य मंडल से, ठीक है। और इसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है, निशा दीप्ति मेघ कहा जाता है। किससे संबंधित है ये, मध्य मंडल से संबंधित है, संताप मंडल से संबंधित नहीं है। और बात कर ले निशा दीप्ति मेघ का निर्माण, हाँ जी, इसका निर्माण है वो कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ये तो हमारा था मध्य मंडल और इससे संबंधित ये इतनी ही बातें थी, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला मंडल है वो है आयन मंडल। किसकी बात कर रहे हैं, आयन मंडल की बात कर रहे हैं। देखिए, बात हमने इससे पहले की थी मध्य मंडल की। ये था मध्य मंडल, कहाँ तक, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। इसके ऊपर कहाँ तक, 640 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य जो मंडल मिलता है वो कौन सा है, आयन मंडल है। कौन सा मंडल है, आयन मंडल है, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई से संबंधित एक बात आप ध्यान रखना, जो NCERT के जो बच्चे हैं, NCERT वाले, वो तो ध्यान रखना 80 से 640 किलोमीटर। हाँ, जो राजस्थान बोर्ड वाले हैं वो BSER वाले, वो ध्यान रखना, उसमें दूरी बताई गई है 80 से 400 किलोमीटर तक। अब ये कहोगे सर ऐसे कैसे है, तो भैया इस बात का मुझे भी नहीं पता कि कैसे है, जैसा है वैसा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो 11वीं क्लास की बुक है उसमें दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है, जो NCERT की बुक है उसमें कितना बता रखा है, 640 किलोमीटर तक बता रखा है, ठीक है। इसकी जो ऊपरी सीमा है यानी आयन सीमा है, ऊपरी सीमा का तापमान पूछे तो इसका तापमान हो जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात कर रहा हूँ, आयन मंडल की बात कर रहा हूँ। यानी आयन मंडल की ऊपरी जो सीमा है वहाँ जाकर इसका तापमान कितना हो जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ, यदि क्षोभ मंडल की बात करें तो -70 डिग्री, वापस की समताप मंडल की बात करें तो 0 डिग्री, उसके बाद मध्य मंडल की बात करें तो -80 डिग्री या -100 डिग्री। बात किसकी करें, आयन मंडल की बात करें तो तापमान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1100 डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी सीमा का तापमान हो गया। अब बात करें सर्वप्रथम अस्तित्व की बात करें, यानी सर्वप्रथम अस्तित्व का आभास
किसका आभास? इस परत का। कौन सी परत का? आयन मंडल का अस्तित्व का आभास कैसे हुआ? तो दोस्तों उसका आभास हुआ था, वो किससे हुआ था? रेडियो की तरंगों से। रेडियो की तरंगों से इस मंडल का क्या हुआ था? सर्वप्रथम आभास हुआ था। ठीक है, ऊंचाई से संबंधित बात आ गई। किससे? सर्वप्रथम आभास किससे हुआ था? वो रेडियो की तरंगों से हुआ था। एक बात ये सुन लीजिए, इस मंडल की बात करें तो इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। इन्हीं ही विद्युत आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो ध्यान रखना, इस मंडल में विद्युत आवेशित जो कण हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, इस मंडल में जो क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन। वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी आयन मंडल में पाए जाने वाले आयन है वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जो ये आयन हैं ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, चौथी अवस्था में पाए जाते हैं। चौथी अवस्था का मतलब ये हुआ, जैसे कोई चीज़ क्या है? ठोस है, उसके बाद में क्या बनेगी? द्रव बनेगी। उसके बाद में क्या बनेगी? गैस बनेगी। और इस गैस के बाद, गैस यानी इन तीनों अवस्थाओं के बाद जो चौथी अवस्था होती है वो कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो जो आयन मंडल है वो चौथी जो अवस्था से संबंधित है, वो चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। यानी ठोस द्रव गैस के बाद जो अवस्था आती है उसमें है कौन सा? ये आयन मंडल। ठीक है, बात करें इसके बाद और महत्वपूर्ण कार्य। यदि महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका एक ही है, संचार की दृष्टि से। यह संचार की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही हम धरातल से रेडियो की तरंगे कहाँ ऊपर छोड़ते हैं तो वह वापस किससे टकराकर? इस आयन मंडल यानी परत से टकराकर वापस कहाँ आ जाते हैं? धरातल पर वापस आ जाती है। इसी कारण संचार की दृष्टि से ये सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। किसकी बात कर रहे हैं? आयन मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और है थोड़ा सा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, तो दोस्तों बात किसकी कर रहे थे? आयन मंडल की बात कर रहे थे। इस आयन मंडल को क्या कहा जाता है? इसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। वैसे थर्मोस्फीयर में दो आती है, एक तो आता है आयन मंडल, आयन मंडल प्लस बहिर्मंडल। किससे संबंधित है? ये दोनों थर्मोस्फीयर से संबंधित है। इससे एक छोटी सी बात और आती है, वो आप देख लीजिए। एक नाम आता है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। यानी वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की बात करें, इसी मंडल में उपस्थित रहता है।
ठीक है। वैसे ये इसकी वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। परंतु इसकी स्थिति पूछे, उपस्थिति पूछे तो आप आयन मंडल ही करोगे, ठीक है ना। ये आयन मंडल से ही क्या है, संबंधित है, ठीक है। अब क्या है कि इस आयन मंडल में 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। परतें कितनी, 4 पाई जाती हैं जी। कौन कौन सी, तो देखिए, एक बात करें तो कौन सी, डी परत, डी पाई जाती है, ई, एफ परत और 4 नंबर जी परत। क्या पाई जाती है, ये 4 परतें पाई जाती है। इन 4 परतों को हम अलग अलग से देखेंगे। इन कौन सी परत की कितनी ऊंचाई है, कौन सी तरंगों का ये क्या करती है, परावर्तन करती है, तो इसको हम एक सारणी से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको सारणी से पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे देखिए आप बात कर रहे थे, नीचे से बात करते हैं डी परत की। डी परत, ई परत, एफ परत और किसकी बात कर रहे थे, जी परत की बात कर रहे थे। अब ध्यान से समझिए, बात किसकी करें, इसकी बात करते हैं। तो ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ये 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ए की बात करें तो ये 100 से 150 किलोमीटर तक, ये 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक, और ये 380 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, ये पाई जाती है। डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ये इसका क्रम देख लो, कौन सा क्रम, यदि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा क्रम है, ये आरोही है जी, समझ लीजिए आरोही। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अब डी परत की बात करते हैं। इससे पहले आप एक बात देखिए, जैसे तरंगों की बात करें, तरंग और आवर्ती में विपरीत संबंध होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे यदि कोई तरंग क्या है, दीर्घ है, तो उसकी आवर्ती क्या होगी, निम्न होगी। क्या होगी, निम्न होगी। ये बात आप ध्यान रखना। यदि तरंग दीर्घ है तो आवर्ती क्या होगी, निम्न होगी। यदि लघु तरंग है तो आवर्ती क्या होगी, उच्च होगी। क्या होगी, उच्च होगी। क्या होगी, दीर्घ होगी। ध्यान रखना, उल्टा संबंध होता है। सबसे पहले देखते हैं डी परत। डी परत, इससे क्या होता है, दीर्घ तरंगों का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यानी दीर्घ तरंगों का परावर्तन किससे होता है, डी परत से होता है। और बात ध्यान से देखिए, इस परत से रेडियो की लंबी व निम्न आवर्ती की तरंगें परावर्तित होती है। एक बात आप ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा था कि तरंग दीर्घ है, रेडियो की तरंग क्या है, दीर्घ है यानी लंबी है, तो आवर्ती क्या होगी, निम्न होगी। तो यही बात है कि इस परत से रेडियो की जो लंबी तरंगें हैं वो, और वह निम्न आवर्ती की जो तरंगें हैं वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये बात किसकी थी, डी परत की थी। किसकी थी, डी परत की थी। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, ई परत की बात करें तो ये क्या होती है, 100 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, पाई जाती है। बात करें किसकी,
तरंगों की, जितने भी क्या है मध्यम प्रकार की तरंगे हैं, मध्यम तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। कौन सी परत से? तो आप ये बता देना, ई परत से मध्यम तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब इसी तरंग को एक क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। इसी परत को क्या कहते हैं, केवी हेवी साइड। नहीं, केलनी हेवी साइड, केलनी हेवी साइड परत कहा जाता है। किसे केलनी हेवी साइड परत कहा जाता है? तो आप ये ध्यान रखना, ई परत को केलनी हेवी साइड परत कहा जाता है। अब बात करें किसकी, एफ परत की। किसकी? एफ परत की। एफ परत में दो स्तर पाए जाते हैं जी। क्या पाए जाते हैं? दो स्तर पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है F1 और एक पाया जाता है F2। डी की बात की तो ये हो गया दीर्घ तरंगों से, ये मध्यम तरंगों से, ये एफ परत की बात कर रहे हैं। तो एफ परत में दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, एक तो F1 और एक F2 पाया जाता है। और इसमें बात करें किसकी, तरंगों की बात करें तो इसमें है वो लघु व सूक्ष्म तरंगों का क्या होता है, लघु व सूक्ष्म तरंगों का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। किसमें? एफ तरंग, ठीक है ना, एफ परत में। इसमें जो दो स्तर होते हैं F1 और F2, इसे ही कहा जाता है अपलेटन स्तर या अपलेटन स्तर। ये जो F1 और F2 हैं वो अपलेटन स्तर या अपलेटन स्तर, ठीक है, इन्हीं को ही कहा जाता है, यानी दो स्तरों को। ठीक है, अब बात करें कि इसमें से किस परत का सौर कलंक से सीधा संबंध होता है, तो आपको आंसर देना है F2 से संबंधित होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सौर कलंक की बात कर रहा हूं, यानी सौर कलंक, सौर कलंक से सीधा संबंध। यदि ये पूछ ले कि परतों के नाम दे दिए, जैसे देखो ये दे दिया DEF1 F2, तो आपको ध्यान रखना है कि सौर कलंक से जो सीधा संबंध होता है वो F2 से होता है। किससे होता है? F2 से होता है। और इसके बाद में लास्ट हमारी जो परत है वो है G परत है। ठीक है, बात करें तरंगों की, तरंगों की बात करें तो क्या होता है, सभी तरंगों का क्या होता है, सभी तरंगों का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी तरंगों का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। कौन सी परत से? जी परत से। इससे पहले आप एक ये बात देखिए कि नीचे वाली जो परतें हैं डी ई एफ, ये सूर्यास्त क्या है, सूर्यास्त के समय क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ध्यान रखना, सूर्यास्त के समय क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। जो ये जी परत है वो सूर्यास्त के समय विलीन नहीं होती। ध्यान रखना, जी है वो नहीं होती। यदि पूछ ले सबसे पहले जो विलीन होती है वो कौन सी है, डी परत है। और डी परत ही है वो क्या है, आयन मंडल की, आयन मंडल की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत।
जो डी परत है वही आयन मंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? इसकी बात कर रहे थे, आयन मंडल की परतों की बात कर रहे थे। अब बात ये आती है कि जी परत का निर्माण, यदि किसके निर्माण की बात करें, जी परत के निर्माण की बात करें, तो जैसे ही नाइट्रोजन के परमाणुओं पर, जी परत की बात कर रहा हूं, जैसे ही नाइट्रोजन के परमाणुओं पर, किसकी पर, पैराबैंगनी जो किरणें हैं उनके क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स। यानी नाइट्रोजन के जो परमाणु है ना, परमाणुओं पर जो पैराबैंगनी किरणों के फोटॉन्स आपस में जैसे टकराते हैं तो किस परत का निर्माण होता है? जी परत का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखना कि जी परत का निर्माण है वो नाइट्रोजन के परमाणुओं पर जैसे ही पैराबैंगनी फोटॉन्स से ये क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? जी परत का क्या होता है? निर्माण होता है। अब एक बात और आती है कि मैंने सौर कलंक से संबंधित किसको बताया था? F2 को बताया था। ठीक है, अब आयन मंडल से संबंधित एक बात ये आती है कि हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमें जो एक लाइट सी दिखाई देती है, हमने पीछे भी बात की थी अरोरा की। जो अरोरा की लाइटें हैं वो ई परत से संबंधित होती हैं। इस परत से क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। तो ध्यान रखना, अरोरा लाइट है वो किस परत से संबंधित होती है? वो ई परत से क्या होती है? संबंधित होती है। यानी इसी परत में क्या दिखाई देती है? अरोरा लाइट्स दिखाई देती है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बाद में थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो दोस्तों बात कर रहे थे किसकी? अरोरा की। बात चल रही थी आयन मंडल की। इस आयन मंडल में यदि किसकी बात करें कि आयन मंडल में क्या होता है, मैंने यह बात पहले ही किया था, चुंबकीय क्या होते हैं? कण होते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन चुंबकीय कणों से टकराता है तो एक क्या होती है? प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसे रंग का? लाल रंग का। कैसे? लाल रंग का। उसी प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर उसे उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियोलिस, इसी को कहा जाता है सुमेरु ज्योति। यानी जो उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई देगा उसे ही कहते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियोलिस या सुमेरु ज्योति। और यही प्रकाश कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है तो उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, या उसे क्या कहा जाता है? कुमेरु ज्योति। कई बार इसमें भी चक्कर पड़ जाता है सुमेरु ज्योति में और कुमेरु ज्योति में, तो ये भी ध्यान रखना। जो
दक्षिणी ध्रुव ज्योति, ठीक है ना, उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस, उसको ही कुमेरु ज्योति कहा जाता है। किस परत से संबंधित है? यदि परत की बात करें, किसकी परत की बात करें तो दोस्तों ये ई परत से संबंधित होती है। किससे? ई परत से क्या होती है? संबंधित होती है। तो ये तो हमारा क्या, आयनमंडल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम बहिर्मंडल की। हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद में लास्ट आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की बात करें तो ये कहा जाता है कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात क्या पाया जाता है? बहिर्मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहिर्मंडल पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है? 10,000 किलोमीटर बताई गई है। यदि ऊपरी सीमा का तापमान पूछे, ऊपरी सीमा का यदि तापमान पूछे वो होता है 5568 डिग्री सेल्सियस। माइनस का नहीं, प्लस का बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो तापमान निरंतर क्या हो जाता, तापमान में क्या होगी? निरंतर वृद्धि होगी। तो यहाँ इसकी ऊपरी सीमा का तापमान है वो 5568 डिग्री सेल्सियस होता है, हो जाता है। और इसी बहिर्मंडल को क्या कहा जाता है? आयतन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयतन मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल का सबसे यानी सर्वाधिक विस्तृत मंडल है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों ये भी आप बात ध्यान रखना कि बहिर्मंडल है वो सर्वाधिक विस्तृत क्या है? मंडल है। यदि पूछ ले धरातल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो मंडल है वो कौन सा है? बहिर्मंडल। हाँ जी, क्या है? बहिर्मंडल। हाँ, इससे संबंधित एक और देख लीजिए, वायु कैसी पाई जाती है? वायु विरल पाई जाती है। ठीक है, इससे संबंधित। हाँ, यदि पूछ ले, एक बात रह गई वो देखो, यदि पूछ ले बहिर्मंडल की खोज किसने की थी तो जी कह देना लहमान स्पित्ज़र ने। लहमान स्पित्ज़र ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसकी? बहिर्मंडल की। तो जी ये हो गया आपका बहिर्मंडल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? नवीन वर्गीकरण की। हाँ तो दोस्तों बात किसकी कर रहे थे? नवीन वर्गीकरण की। नवीन वर्गीकरण, इसमें दो तीन बातें हैं वही महत्वपूर्ण हैं, तो देख लीजिए। बात करें 1962 की, किसने दिया था? मार्शल निकोलेट ने। ठीक है, आधार की बात करें तो आधार लिया था रासायनिक संगठन के आधार पर। आधार था रासायनिक संगठन के आधार पर। कितने भागों में बांटा वायुमंडल को? 2 भागों में। देख लीजिए 2 कौन कौन से? एक तो था सममंडल, और एक था विषम मंडल। ठीक है, इसी सममंडल को क्या कहा गया था? होमोस्फीयर। इसको कहा गया था हेट्रोस्फीयर। ठीक है जी, अब बात करें किसकी? ऊंचाई की बात करें तो सममंडल की ऊंचाई है
वो इन्होंने बताई थी धरातल से 88 किलोमीटर तक, और विषम मंडल की थी 88 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, बात किसकी करें? ऊंचाई की बात होगी। बात किसकी करें? रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को क्या कहा गया था? सममंडल। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैसें थी यानी गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। यानी सममंडल इसलिए कहा गया था कि इसमें जो गैसों का अनुपात है उसमें क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। परंतु किसकी बात करें? विषम मंडल की बात करें तो इसमें जो गैसें हैं, गैसें परतों के रूप में पाई जाती है। यानी इसमें गैसें हैं वो किस में पाई जाती है? परतों के रूप में पाई जाती है। और इस सममंडल को 3 उप स्तरों में बांटा गया है। 3 उप स्तरों में क्या किया गया है? बांटा गया है। 3 कौन कौन से? वही क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो ध्यान रखना, सममंडल में 3 उपस्तरों में बांटा गया है। तो उपस्तरों में कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। यानी इन तीनों मंडलों को मिलाकर ही उसे क्या कहा गया है? सममंडल कहा गया है। और इसमें जो गैसें हैं उसमें उसके अनुपात में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। और विषम मंडल में इसको 2 उपस्तरों में बांटा गया है। एक तो है आयन मंडल प्लस बहिर्मंडल। प्लस क्या है? बहिर्मंडल। यानी इन दोनों मंडलों को मिलाकर ही क्या बना? विषम मंडल बना। क्या बना? विषम मंडल बना। ठीक है, ये देख लिया। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा देखिए। हाँ, तो चलो देखिए, बात किसकी कर रहे थे? सममंडल। और ये हमारा क्या है? विषम मंडल। ठीक है, सममंडल की बात करें बात की थी धरातल से, क्या है? 88 किलोमीटर तक। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था? क्षोभ मंडल, ये संताप मंडल और ये हमारा मध्य मंडल। ठीक है, इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। किसकी बात कर रहे थे? सममंडल की बात कर रहे थे। यदि विषम मंडल की बात करें तो उसे देखिए ध्यान से। ऊंचाई की बात करें तो 88 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक।
88 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। मैंने ये कहा था कि इस मंडल में गैसें परतों के रूप में पाई जाती है, गैसें परतों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अब गैस की परतों की बात करते हैं कि कौन सी परत कहाँ पाई जाती है, उसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, उससे ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण 4 गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना, ठीक है। सबसे नीचे पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ठीक है ना, वैसे आणविक है ये, आणविक नाइट्रोजन नीचे नीचे, आणविक ऑक्सीजन, उसके बाद में पाई जाती है हीलियम, और उसके बाद में पाई जाती है हाइड्रोजन। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन। यानी विषम मंडल के निचले निचले स्तर में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। हाइट की बात करें तो ये 88 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो क्या पाई जाती है? आणविक नाइट्रोजन। और बात करें किसकी? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है वो 1120 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब बात करें किसकी? हीलियम की, तो वो 1120 से लेकर 3520 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य क्या पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। और 3520 के बाद यदि 10,000 किलोमीटर तक देखें तो क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसका कई बार क्रम भी पूछ लेता है, बहुत से एग्जाम में क्रम पूछता है कि विषम मंडल में पाए जाने वाली गैसों का क्या क्रम। क्रम किससे? मैंने ये वही बात, इसमें 2 ही बात होती है, एक तो किसकी होती है? आरोही की बात होती है, और एक किसकी होती है? अवरोही की। बहुत बार बता दिया मैंने, 3 अक्षर में आरोही है तो यानी चढ़ते, 4 अक्षर में है तो उतरते। ऊपर से नीचे आओगे तो अवरोही क्रम, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या? आरोही क्रम। यानी चढ़ने का मतलब नीचे है तभी तो चढ़ेगा, और उतरने का मतलब ऊपर गया है तभी, यानी ऊपर चढ़ा है तभी तो नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखना, आरोही व अवरोही क्रम, चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, तो ये इनका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। ये पूछ लेगा किस मंडल में गैसें हैं परतों के रूप में पाई जाती हैं, तो आप ध्यान से देखना, ये आपका उत्तर होगा विषम मंडल में गैसें हैं वो किस में पाई जाती है? परतों के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों आज का ये था हमारा टॉपिक, और जो हमारा ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक था वायुमंडल की संरचना व संगठन और उसकी वायुमंडल की उत्पत्ति, वो आज कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमने इसका पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन किया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे जो लाल रंग का बटन दिया है सब्सक्राइब, उसे भी आप कर लेना। पास में उसके बेल आइकन का जो बटन दिया है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टॉपिक से रिलेटेड जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के बाद जैसे ही व्हाट्सएप के ग्रुप में आओगे तो आपको वहाँ पर PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।